नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, भड्डू की दाल भाग 4 में आप जानेंगे। आज भड्डू की दाल बनेगी, लेकिन जो भड्डू है संजाती भड्डू है, क्या उसी में बनती है या दूसरा कोई भड्डू आता है? विशाल और धर्मू क्या कुछ करते हैं? किस तरह फड़ में भोजन बट रहा है? बान किस तरह से हो रहे हैं चंद्रू की शादी के? उस सब का वातावरण आज की कहानी में आपको आगे देखने को मिलने जा रहा है। तो आप कहानी में बने रहिएगा और चंद्रू की शादी का मजा आप भी लीजिएगा, भड्डू की दाल का मजा आप भी लीजिएगा, बालू के पत्तल में पंगत बैठ के आप बुरा भात आप भी खाइएगा। आपको बहुत अच्छा लगने वाला, आप एहसास करेंगे कि आप यहाँ बैठकर भी आप शादी के उस रोमांच में पहुंच चुके हैं, उस शादी के उस माहौल में पहुंच चुके हैं जहां शादी हो रही है। जो 1990 की जो शादी है उसमें आप अपने आप को शामिल पाएंगे। अगर आपने उस दौर की शादियों को जिया है तो अवश्य ही आपको एहसास होगा कि आप वास्तव में चंद्रू की शादी में ही शामिल हैं और आप भी उस शादी का मजा ले रहे हैं। तो देखते रहिएगा वीडियो आगे, क्या कुछ होता है चंद्रू की शादी में। कुरमुर कुरमुर रात खुलने लगी है, पाला पड़ा हुआ है। उधर जंगली मुर्गे ने बांग दी। बांग सुनते ही दयाल काका उठे, वहीं चारपाई पर एक बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। इधर रामी काकी भी उठ गई है और बाहर आकर बर्तन खड़मड़ाने लगी है। दयाल काका ने कहा कि कल से तेरे हाथ की चाय भी नसीब नहीं हुई है। जब तक सब उठते हैं 2 कप चाय बना दो। दोनों चूल्हे के सामने बैठे हैं और रामी काकी कह रही है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, इतनी भागा दौड़ी नहीं होती है। दयाल काका ने यह सुनते हुए ठिठोली करते हुए कहा कि किसने कह दिया कि तुम बूढ़ी हो गई हो? गांव में सबसे कम उम्र की सास हो, तुम्हारी उम्र में तो दिल्ली बम्बई में शादी करते हैं। दोनों बात करते हुए चाय पी रहे हैं। उधर जग्गी ताऊजी भी दाल उबालने रखने आ गए। खेत में चेरी गड्ढा यानी चूल्हे के लिए जगह बना दी गई है और उसमें आग जलाने की तैयारी चल रही है। इधर रामी काकी ने उड़द धोकर रख दिए हैं। दयाल काका प्रधान जी के यहाँ भड्डू लेने जाते हैं और आवाज़ लगाकर कहते हैं कि भड्डू लेने आया हूँ प्रधान जी। प्रधान जी भी उस वक्त चाय पी रहे होते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, पहले चाय पी लो फिर ले जा लेना भड्डू। दयाल काका चाय के बड़े धसकी हैं, जब मिल जाए मना कभी नहीं करते। दोनों चाय पीते हैं और बातें करने लगते हैं। चाय पीते हुए ख़त्म हो जाती है। प्रधान जी कमरा खोलकर भड्डू लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ भड्डू नहीं है। चिमनी के उजाले से ढूंढने लगते हैं, फिर नहीं मिलती तो टॉर्च लेकर आते हैं, लेकिन भड्डू नहीं दिखाई दे रहा है। प्रधान काका ने प्रधान काकी को उठा दिया और पूछा कि संजायती भड्डू कहाँ रखा है? रामी काकी ने कहा अंदर ही तो होगा, कहाँ जाना उसने, या फिर चंद्रू ले गया होगा अपने घर में। अब यहाँ भड्डू खोजने में दयाल काका, प्रधान जी, प्रधानी काकी और हल्ला सुनकर जग्गी ताऊ जी और रामी काकी भी आ गए हैं। सब जगह खोजबीन चल रही है। हिसाब लगाया जा रहा है कि आखिरी बार भड्डू की दाल किसकी शादी या मुंडन में बनी थी। 1 महीने पहले भरतू की ही शादी हुई थी। उसके घर भी पूछने चले गए। भरतू के पिता ने कहा हमने भड्डू को मांझ कर प्रधान जी के उबरे यानी मकान के नीचे वाले कमरे में रख दिया था। वह जो भी मेहमान उठते वह भड्डू खोजने में लग जाता। गांव के हर घर हर गौशाला छान मार ली पर भड्डू नहीं मिला। इधर धर्मू और विशाल भी उठ गए हैं। दोनों लंपट यार हैं, उनको अभी भड्डू लापता होने की खबर नहीं है। दोनों की खुमारी अभी नहीं उतरी है और जंगल की ओर
दिशा मैदान चले जाते हैं। उधर अब चर्चा शुरू हो गई है कि जो मेहमान शहर से आ रखे हैं, विशेष करके भड्डू की दाल भात खाने, उनको कैसे भड्डू की दाल खिलाई जाए। प्रधान जी के आंगन में सब बैठकर चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए। उधर धर्मू और विशाल भी आ गए हैं। प्रधान जी के घर में लोगों की भीड़ को देखकर दोनों घबरा रहे हैं कि हमने रात को नशे में हमने उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। प्रधान जी कह रहे हैं कि रात ही रात भड्डू को कौन सा चोर चुरा के ले गया। उनको विशाल और धर्मू पर शक है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। इधर चंद्रू के घर में पंडित जी भी पहुंच गए हैं, लेकिन भीड़ दयाल काका के घर में ना होकर प्रधान जी के घर पर हो रखी है। इस बात से उनको थोड़ा कुछ संशय होने लगा है। खैर, जब चौक में पहुंचे तो सारा माजरा समझ में आ गया। अब सुबह के 8 तो बज गए हैं भड्डू खोजने में। पंडित जी ने दयाल काका को कहा कि मैं गणित लगाकर बता दूंगा कि भड्डू कहाँ है, तब तक पूजा की तैयारी करवाओ। पंडित जी ने गणित लगाई तो उसके हिसाब से भड्डू को उठाया गया है, लेकिन गांव की सीमा में ही रखा है। अब भड्डू खोजने का समय नहीं है, क्या किया जाए, यह सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। शहर से आए खास करके मेहमान भड्डू की दाल के जो सपने देखने वालों के मुंह का पानी सूख गया है, उनकी सारी उम्मीदों का पतझड़ सा हो गया है। दयाल काका और रामी काकी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि जाओ पड़ोस के गांव से कुलानंद के यहाँ से लेकर आ जाओ भड्डू। भड्डू लेने के लिए विशाल और धर्मू को भेज देते हैं। इधर अब बान की तैयारी शुरू हो गई है। मशक बीन की धुन और ढोल की थाप से सारे गांव के लोग समझ गए हैं कि बान की तैयारी शुरू हो गई है। रामी काकी की चक्रापति हो रखी है। इधर गौशाला भी संभालनी है और उधर घर भी। पंडित जी ने पूजा करने में लग गए हैं। उधर जग्गू काका चावल चूल्हे में चढ़ा रहे हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं। सब खुश हैं कि शाम को बारात में जाना है। उधर विशाल और धर्मू कुलानंद जी के घर पहुंच जाते हैं और भड्डू मांगते हैं। कुलानंद जी कहते हैं कि चंद्रू की शादी में 2-2 भड्डू की दाल पक रही है। धर्मू सारी बात बता देता है। कुलानंद जी उनको भड्डू देते हुए कहते हैं कि संभाल कर ले जाना, रास्ते में गिर मत जाना और इसको भी गिरा मत देना। दोनों आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो दादाजी, आपका भड्डू राजी खुशी जाएगा और वापस भी आएगा। धर्मू से कंधे में उठा लेता है और दोनों बात करते हुए चल रहे हैं। आगे विशाल भड्डू को पकड़ लेता है और चलते हुए धर्मू को जो उसको गाड़ी में सपने आए थे उस किस्सा को सुनाता है। दोनों हंसते हुए अपनी चाल में चल रहे हैं। अचानक पेड़ की टहनी पर भड्डू टकराकर नीचे पहाड़ी में लुढ़क जाता है। दोनों भड्डू को लुढ़कता हुआ देखकर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि अब खाओ भड्डू की दाल। भड्डू कुछ दूर जाकर एक पेड़ की जड़ में रुक जाता है। फिर दोनों गिरते पड़ते उसे उठाकर लाते हैं। अब दोनों संभल कर चलने लगते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। जग्गी ताऊ जी शरीर हैं, उनके नियम बड़े कठिन हैं। फड़ यानी भोजन बनाने की जगह में कोई जूते पहनकर नहीं जा सकता। चावल पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। गर्मियों के दिन हो या सर्दी, एक सफ़ेद धोती, कंधे पर लाल साफा और गले में 6 लड़ी का जनेऊ और सफ़ेद बनियान जिसकी नाभि के आसपास एक तिकोनी जेब है। बनियान पुरानी होने के कारण छलनी बनी हुई है। बनियान का रंग सफ़ेद और पीला रंग की मिश्रण ने सबको आकर्षित कर रही है। अब जग्गी ताऊ जी के पास पारा गर्म हो गया है कि अभी तक भड्डू क्यों नहीं आया है। वह कहते हैं कि अब कब बनेगा खाना और कब बनेगी यह दाल। अब मुझे दोष देंगे कि समय पर भोजन नहीं बनाया है। उधर
भड्डू लेकर धर्मू और विशाल भी फड़ में आ गए हैं। उन्हें भी वह कहते हैं कि कगल्लू पड़ा रहा रे, निर्भय छोरो तुम भी, कहकर गाली देते हुए भड्डू को पानी से धोकर चूल्हे में दाल चढ़ा दी है। इधर वह पापड़ तलने लगे हैं, उधर बान में हल्दी से सब एक दूसरे पर लगा रहे हैं और हल्दी का रंग सब पे सरोवार है। रामी काकी अपनी जेठानी की समधी पर खूब हल्दी घूस रही है। दयाल काका के पीछे उनकी साली भाग रही है। ननद भाभी भी एक दूसरे पर हल्दी लगा रहे हैं। अभी मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। उधर बच्चों की भूख के मारे बुरे हाल हैं। एक दो तो बासी पूरी और हलवा खाने में लगे हुए हैं। उधर मशक बीन की धुन और ढोल वाले की थाप बज रही है और वह फिर उसके बाद धूप में बैठकर बीड़ी सुलगा रहे हैं और सूजू काका अपने ढोल की तनियों को कसने में लगे हुए हैं। उधर जग्गी ताऊ जी ने दयाल काका से पकौड़ी और रस्से भी मंगवा लिए हैं, साथ में बुरा भी। अब पंगत के लिए लकड़ी के तख्ते बिछ गए हैं। जग्गी काका ने मालू के पत्ते रखने शुरू कर दिए हैं। पहली पंगत में बच्चों और बूढ़े लोगों को तवज्जो दी गई है। गरम गरम भात रखते हुए शरीर के हाथ जल रहे हैं और वह पानी में हाथ डालकर फिर आगे भात पंगत में दे रहे हैं। इधर दुल्हे के हाथ पर शगुन के लिए हल्दी लग रही है। न्योता के लिए कापी निकल गई है। मालिक पिटाई 1 रुपये के बाद पंडित जी ने 21 रुपये से न्योता लिखवाना भी शुरू कर दिया है। उधर विशाल और धर्मू भी नहा धोकर वहाँ खाना खाने के लिए आ गए हैं। भड्डू की दादी की सभी तारीफ कर रहे हैं। प्रधान जी भी पंगत में मन मसोर कर बैठे हैं। उनके मन मस्तिष्क में भड्डू घूम रहा है। उन्हें दाल भात में बिल्कुल भी स्वाद नहीं ला रहा है, क्योंकि उनका दिमाग तो उस भड्डू पे है कि वो गया कहाँ। अब महिलाओं की पंगत भी बैठ गई है। मंगसरी बड़ी की दाल पत्तल में बहने लगी है। वह पत्तल के नीचे छोटे छोटे पत्थर रखकर समतल कर रही है। भड्डू की दाल तो सभी ने खा ली है, लेकिन गांव का संजैती भड्डू कहाँ गया है, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे पीले लाल रंग के तिकोने झंडे बनाने लगे हैं। कुल 5 झंडे बनकर तैयार हो गए हैं। उधर चैतू भी अपना घोड़ा लेकर आंगन में आ गया है। 2-4 मेहमान जिनके पास काम होते हुए भी काम नहीं है, वह ताश खेलने पर लगे हैं। अब पंडित जी ने बारात को पटाने के लिए कह दिया है। ढोल दमों वालों ने धिंग तिका तिक तिक तोड़ तोड़ की थाप से सबको ऐलान कर दिया है कि अब तैयार हो जाओ, बारात जाने वाली है। उधर विशाल और धर्मू भी तैयार होकर आ गए हैं। खूब पाउडर लगा रखा है, प्लाजो टाइप पैंट और चौड़े कॉलर वाली रंग बिरंगी शर्ट, संजय दत्त स्टाइल के बाल और जूते पहनकर आ गया है। उधर बच्चे भी झंडे लेकर खड़े हैं। चाहते वक्त का टीका लगना शुरू हो गया है। दुल्हा भी कोट पैंट सेरा पहनकर सज धज गया है। दुल्हे को घोड़े में बिठाकर रामी काकी चावल उड़द छिड़क रही है। उधर चंद्रू की ताई जी पर देवता आ गया है, नाचने लगी है और रामी काकी से कह रही है कि तुमने मुझे सुमरा नहीं याद नहीं किया है, मैं चंद्रू की दादी हूँ। अब 1.25 रुपया माफ़ीनामा रखा गया और बारात जाने लगी है। बारात देखने के लिए गांव की सारी महिलाएं आ रखी हैं। विशाल और धर्मू अलग जा रहे हैं। उधर से उन्होंने रामदीन की झोपड़ी वाला रास्ता पकड़ लिया है। जिस बारात में विशाल धर्मू जाएं वहाँ उद्धम न हो, वो बारात ही नहीं। अब रास्ते पर क्या कुछ होता है और बारात में विशाल की सपनों की रानी से मुलाकात हो पाती है या क्या कुछ होता है, देखिए सुनिए शेष भाग 5 में। तो आगे बारात पे क्या कुछ होता है, दुल्हन के यहाँ बारात पहुंचती है, क्या विशाल की सपनों की रानी उसको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्या धर्मू और विशाल की जोड़ी वहां भी कोई नया ड्रामा खड़ा करती है,
तो जानने के लिए आप इस कहानी का 5वां भाग जरूर देखना ना भूलिएगा। अभी भड्डू जो खोया हुआ है उसका अभी सस्पेंस बरकरार है। कभी भड्डू मिलना है, भड्डू कैसे ढूंढा जाएगा, भड्डू कहाँ है, किस सीमा में है, पंडित जी ने जो गणत लगा रखी है क्या वो सच निकल रही है या नहीं निकल रही है, भाग 5, 6, 7 में आपको देखने को मिलने वाला है। तो कहानी में बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल भाग 5 में।